हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने क्लास 12 की एनसीईआरटी बायोलॉजी का समरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किए थे, ठीक उसी तरह से आज हम लोग क्लास 11 के समरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे जो मेन चैप्टर्स में नहीं दिए हुए हैं या थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो बच्चों, बिना टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 की समरी के कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो कि नीट 2026 में सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। बच्चों, लिविंग वर्ल्ड से में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे बिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड बट लार्ज नंबर ऑफ स्टिल रिमेन अननोन। मतलब ज्यादातर अभी भी अननोन है। याद करिए क्लास 12 की एनसीईआरटी, अभी तक रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग 22% ही खोज हो पाई है। अभी भी जो बाकी के ज्यादातर प्रजातियां हैं वो अभी खोजी जानी और उनको नाम दिया जाना बाकी है। ठीक है बच्चों, चलिए। The taxonomical studies of various species of plant and animal are useful in agriculture। देखो टैक्सोनॉमी से फायदा क्या होता है, टैक्सोनॉमी से क्या फायदा होता है, एनसीईआरटी ने कहा है कि टैक्सोनॉमिकल स्टडीज से हमें क्या क्या फायदा है। स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल जब हम पढ़ते हैं तो हमको फायदा मिलेगा कहाँ पे, एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में, और जनरल नॉलेज होगी अबाउट बायो रिसोर्स एंड दियर डाइवर्सिटी। बायो रिसोर्स और डाइवर्सिटी के बारे में पता चलेगा। तो ये बात आपके मेन पॉइंट में नहीं लिखी हुई है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट थे दो, ये तो 11 के एनसीईआरटी को 12 से जोड़ा गया और यहाँ पर आपको कुछ नई बातें पता चली। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट। लिविंग वर्ल्ड में ही कुछ एक्स्ट्रा और भी पॉइंट्स है बच्चों, जैसे एन ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑक्युपाइज ए प्लेस और पोजीशन इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कोई भी ऑर्गेनिज्म एक पोजीशन ऑक्युपाई करता है, एक रैंक ऑक्युपाई करता है, उसी को हम बोलते हैं कैटेगरी, द रैंक, द टैक्सॉन। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, द टैक्सा, द टैक्सॉन या रैंक। मतलब कैटेगरी, टैक्सा और टैक्सॉन कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ये पॉइंट्स यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी कैटेगरीज हैं सब मिलकर के क्या बनाती हैं, टैक्सोनॉमिकल हियरार्की। आपको कमेंट करना है सबसे हाईएस्ट प्लेस पे कौन आता है और सबसे लोएस्ट की कैटेगरी का नाम बताइए, और हियरार्की में कुल कितने ग्रुप आते हैं। आई मीन टू से 5 6 7 कितने आते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। अगला चैप्टर है बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए। मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई, देखो आपके एनसीईआरटी में ये पॉइंट नहीं है, आपके एनसीईआरटी के मेन चैप्टर में पॉइंट नहीं है, ये समरी में दिया हुआ है कि जो फंजाई है वैसे तो ये पॉइंट नहीं निकला कि इसमें ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, पर ये मेन पॉइंट से नहीं निकाला गया। ये कहां से निकाला गया, समरी से। क्या लिखा हुआ है, द मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई शो ग्रेटर डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर्स। ये पॉइंट नहीं था, ये समरी का है, इन स्ट्रक्चर्स एंड हैबिटेट, स्ट्रक्चर्स एंड हैबिटेट। और मोस्ट ऑफ द फंजाई आर सैप्रोफिटिक, ज्यादातर फंजाई अगर पूछा जाए तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है। सैप्रोफिटिक यानी कि मृतोपजीवी, यानी सड़ी गली चीजों पे पाई जाती है, यानी डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे पाई जाती है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे यूनिक है। नेक्स्ट, एनिमल किंगडम से प्लांट किंगडम में कोई खास चीज नहीं दी हुई थी। तो एनिमल किंगडम की बात करते हैं। मोलस्क हैव सॉफ्ट बॉडी, मोलस्क की बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट, और इसीलिए उनके चारों तरफ क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का सेल। और देखो एक नई बात, द बॉडी इज कवर्ड विद एक्सटर्नल स्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन। आपके एनसीईआरटी में यहाँ काइटिन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आपने पढ़ा था वैसे तो काइटिन इज द एक्सोस्केलेटन ऑफ, किसका एक्सोस्केलेटन होता है, आर्थ्रोपोडा का। लेकिन आपकी आपकी एनसीईआरटी के समरी में ये पॉइंट लिखा है, द बॉडी इज कवर्ड विद एक्सटर्नल स्केलेटन मेड ऑफ काइटिन। हो सकता है कि आर्थ्रोपोडा के लिए लिखा हो, लेकिन एनसीईआरटी में साफ साफ मोलस्का के बारे में ही ये पॉइंट है, उसके बारे में लिखा है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन ना और अगर आपके ऑप्शन में कैल्शियम कार्बोनेटेड वर्ड नहीं है तो आपको काइटिन करना चाहिए। अगला है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में कहां से क्वेश्चन है बच्चों, मार्फोलॉजिकल फीचर ऑफ स्टेम लाइक प्रेजेंस ऑफ नोड, नोड पाया जाता है, इंटरनोड पाया जाता है, मल्टीसेलर हेयर पाए जाते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, क्या मल्टीसेलर हेयर सारे स्टेम में पाए जाते हैं, और अगर नहीं तो किस स्टेम में पाए जाते हैं और किसमें नहीं पाए जाते हैं, मतलब मोनोकॉट में या डाइकॉट में। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। और ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्टेम लाइट की तरफ जाता है जबकि रूट लाइट से दूर जाता है, तो रूट हुआ नेगेटिव जियोट्रॉपिक और स्टेम हुआ पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। आपको बताना है कि साइंटिस्ट ने इस पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट को पर अध्ययन किया था। और मैं आपको ये भी हिंट दे देता हूं, ये मैंने पूछा है आपसे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर से। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। और वो बहुत महान साइंटिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने 12th की एनसीईआरटी के 6 चैप्टर पर काफी काम किया। नेचर हेल्प इन डिफरेंशिएट ऑफ स्टेम फ्रॉम द रूट, यही सब नेचर हम स्टेम को रूट से अलग बनाते हैं, यही सब गुण स्टेम को रूट से अलग बनाता है। लीफ जो होता है लेटरल आउटग्रोथ होता है, कहां पाया जाता है, स्टेम पे, स्टेम पे। और ये वर्ड देखो एनसीईआरटी के मेन चैप्टर में नहीं है, समरी में है। लीफ नोड से लगे होते हैं, ये तो एनसीईआरटी में है, पर एनसीईआरटी के समरी में ये वर्ड लिखा हो कि एक्सोजीनियसली लगे होते हैं। कैसे निकलते हैं, एक्सोजीनियसली कि एंडोजीनियसली, आंसर आएगा एक्सोजीनियसली। इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर एनाटॉमी से देखिए कुछ दो तीन पॉइंट्स हैं। एनाटॉमी में क्या है, प्लांट टिश्यू ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू मेरिस्टेम। देखो प्लांट टिश्यू को मेरिस्टेम में डिवाइड किया गया है। देखो आपकी नई एनसीईआरटी में भी समरी में दिया हुआ है, जबकि आपकी नई एनसीईआरटी में टिश्यू के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, सब डिलीट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ दिया हुआ है तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और उसमें भी तीन प्रकार के होते हैं, जो टिप पे होते हैं एपिकल मेरिस्टेम, जो साइड में होते हैं लैटरल मेरिस्टेम, और जो दो परमानेंट टिश्यू के बीच में दबे रहते हैं उनको बोलते हैं इंटरकैनरी मेरिस्टेम। तो तीन प्रकार के मेरिस्टेम होते हैं, और परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और कमेंट। सिंपल वाले तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स वाले आप लोग बताओ कौन से दो प्रकार के होते हैं, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए।
सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होती है? मोस्ट ऑफ द डाइकॉट की ऑल ऑफ द डाइकॉट, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट की ऑल ऑफ द डाइकॉट। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, समरी का बहुत स्पेशल पॉइंट है और ये मेन चैप्टर में भी दिया है और रूट में होता है, किस टाइम में? दोनों में होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट या मोस्ट ऑफ ऑल द डाइकॉट, तो आंसर आएगा मोस्ट ऑफ द डाइकॉट। फिर बच्चों है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल यानी एनिमल टिश्यू से, फ्रॉग वाला चैप्टर, कॉकरोच वाला चैप्टर। तो उसमें क्या है? एपिथेलियम, ये हट गया है, सिर्फ फ्रॉग दिया है एनसीईआरटी में। तो एपिथेलियम आर सीट लाइक टिश्यू, यानी हमारी त्वचा की सीट बनाती है, ऊपर की कवरिंग बनाती है, तो दे आर सीट लाइक टिश्यू। लाइनिंग ऑफ बॉडी सरफेस एंड द कैविटी ऑफ डक्ट एंड ट्यूब्स, मतलब ये शरीर को बाहर से भी लाइन कर रहा है और शरीर को अंदर से भी लाइन कर रहा है, किसी ट्यूब की लाइनिंग बना रहा है या फिर किसी डक्ट की लाइनिंग बना रहा है, बाहर से भी और अंदर से भी, यानी इसको कवरिंग एपिथेलियम भी कहते हैं। एपिथेलिया जो होता है वो फ्री सरफेस होता है बॉडी के, या किसी फ्लूइड के संपर्क में रहेगा। देखो अभी कहां है? अभी ये फ्री सरफेस पर है, जैसे यहां पर हम बात करें फ्री सरफेस पर है। जब अंदर की बात करते हैं तो वहां पर क्या किसी बॉडी फ्लूइड के संपर्क में है, ठीक है, या तो आउटर एनवायरनमेंट के संपर्क में रहेगा या तो बॉडी फ्लूइड के संपर्क में रहेगा। इसकी सेल स्ट्रक्चरली और फंक्शनली कैसे कनेक्टेड रहती है? कनेक्टेड एट द जंक्शन। याद करो सेल में जंक्शन दिया हुआ था, तो जंक्शन किसमें बनते हैं? एनिमल सेल में, प्लांट सेल में? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। इसी चैप्टर से बच्चों एक और फ्रॉग पर क्वेश्चन बन सकता है, जो कि मेन वाले चैप्टर में बहुत क्लियर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कि फ्रॉग का जो मेन होता है, फ्रॉग का जो मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है वो कौन सा होता है? लिवर और पेंक्रियास, लिवर और पेंक्रियास। फ्रॉग का मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है लिवर और पेंक्रियास। जो सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? समरी के कुछ स्पेशल पॉइंट है कि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल ये बेसल बॉडी बनाते हैं सीलिया की और फ्लैजिला की, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट देखो यहाँ नहीं था। ये पॉइंट ये है कि ये आसान बनाता है, किस पर आसान बनाता है? लोकोमोशन का। ये यहाँ पर यूनिक पॉइंट है, हालांकि आपको पता होगा, पर ये सेम टू सेम लाइन रख देगा तो आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा, लेकिन अगर आप पहले से ही समरी वगैरह पढ़ के जा रहे हो तो आपको सारी चीजें याद करने में आसानी रहेगी। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमैटिन होता है। बच्चों बताओ क्रोमैटिन नाम किस साइंटिस्ट ने दिया था? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। इट नॉट ओनली कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनेली, मतलब न्यूक्लियस सिर्फ ऑर्गेनेली को ही कंट्रोल नहीं करता, ठीक है, बल्कि वो मेजर रोल प्ले करता है हेरिडिटी में। ये मेन चैप्टर में नहीं दिया बच्चों, ये समरी में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जेनेटिक्स को भी कंट्रोल करता है, यानी हेरिडिटी को भी कंट्रोल करता है, और इसको डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी सेल के ऑर्गेनेली को कंट्रोल करता है। देखो जबकि ये मेन वाले चैप्टर में नहीं दिया हुआ था। कुछ लोग लिख रहे हैं फ्लेमिंग, बिल्कुल सही बात है, फ्लेमिंग ने ही क्रोमैटिन टर्म दिया था। चलिए लाइसोसोम के बारे में, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, दिया हुआ है। इसमें एंजाइम्स होते हैं, लेकिन एंजाइम करते क्या है? डाइजेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल को क्या कहते हैं बच्चों? फूड, यानी ये सभी प्रकार के मैक्रोमोलिक्यूल यानी फूड को बचा लेता है। लाइक न्यूक्लिक एसिड को बचाने के लिए कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, प्रोटीन को बचाने के लिए रिप्लाई करिए, कार्बोहाइड्रेट को बचाने के लिए रिप्लाई करिए, लिपिड को बचाने के लिए रिप्लाई करिए। और ये कितने पीएच पर एक्टिव होता है? एसिडिक, कितना? पर्टिकुलर 5। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, देखो मेन चैप्टर में ये नहीं दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें मदद करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया मदद करता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, जबकि सेल के माइटोकॉन्ड्रिया वाले सेक्शन में ये तो लिखा हुआ है कि एटीपी प्रोडक्शन करता है, पर उस एटीपी प्रोडक्शन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की फोटोफास्फोराइलेशन? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। बच्चों फोटोफास्फोराइलेशन आपने कहां पढ़ा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। और जनरेट द एटीपी, एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस। तो ये देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समरी से मिलते हैं और आजकल आ भी रहे हैं। आपने देखा है कि बहुत सारी चीजें आजकल इधर उधर से खोज खोज के एग्जामिनर सेट करता है पेपर, ताकि बच्चे थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ जाए बच्चों के लिए। नेक्स्ट है बच्चों बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल में क्या होगा? देयर इज विडबलिंग डाइवर्सिटी, यानी कि इसका मतलब तो बहुत सारी विचित्र टाइप की, आपको आश्चर्यचकित कर देने वाली डाइवर्सिटी होती है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की। देयर इज केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन अपीयर्स टू बी रिमार्केबली सिमिलर। मतलब बोला गया है कि हमने ये मार्क किया कि जो केमिकल्स हैं, चाहे हम बात करें लिविंग की या नॉन लिविंग की या जितने भी जीव हैं, सबके केमिकल्स समान होते हैं, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट केमिकल कौन सा है बच्चों? मोस्ट एबंडेंट केमिकल कौन सा है? वाटर, वाटर मोस्ट एबंडेंट केमिकल होता है, याद रखिएगा। जल ही जीवन है, यानी सेल के अंदर सबसे ज्यादा एबंडेंट अगर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? वाटर। अगर ये मेन वाले चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये आपके समरी में दिया हुआ है। बायोमोलिक्यूल से कुछ और पॉइंट्स बच्चों। 20 प्रकार के अमीनो एसिड तो होते हैं, बात सही है, लेकिन 5 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स देखो डायरेक्ट लिख दिया। कौन से 5 टाइप के न्यूक्लियोटाइड? एडेनिन वाला, ग्वानिन वाला, ठीक है, साइटोसिन वाला, ठीक है, यूरेसिल वाला और थायमिन वाला, हो गए 5 टाइप के, लेकिन तुरंत क्लिक नहीं करता ब्रेन में, तो 5 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। केवल 3 टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं बच्चों, हमने तो 4 टाइप के पढ़े थे, बताओ कौन सा ऐसा था जो अपवाद था? आंसर आएगा लिपिड। इसलिए लिपिड स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, लेकिन पानी में इनसॉल्युबल होने के कारण या एसिड में इनसॉल्युबल होने के कारण वो पॉलीमर्स के साथ पाया गया था, पर वो पॉलीमर नहीं है, वो एक मोनोमर है, यानी 3 ही स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल हैं, ठीक है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड, ठीक है, और ये सारे लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। लिपिड्स जो होता है वो मेम्ब्रेन बनाता है और वो सेपरेट हो जाता है मैक्रोमोलिक्यूल के साथ, ठीक है, और इसलिए मैक्रोमोलिक्यूल के फ्रैक्शन में मिला। और बायो मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर्स होते हैं कि मोनोमर्स? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स। फिर उसी में कुछ और भी यूनिक पॉइंट दिए हैं। मैक्रोमोलिक्यूल हैव ए हायरार्की ऑफ स्ट्रक्चर्स, मतलब मैक्रोमोलिक्यूल की अपनी हायरार्की होती है, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। बताइए आप ये किस सेक्शन में दिया हुआ है? बायोमोलिक्यूल के, और ये समरी से लिया गया पॉइंट है, और ये चीज आपकी मेन चैप्टर में नहीं लिखी हुई है, या आपकी बाद वाले समरी में लिखी हुई है। मेन चैप्टर में प्रोटीन के लिए लिखा हुआ है, देखना प्रोटीन वाले सेक्शन में लिखा हुआ है। प्रोटीन में प्रोटीन का वैरायटी ऑफ सेलुलर फंक्शन होता है। कौन से मॉलिक्यूल का वैरायटी ऑफ सेलुलर फंक्शन होता है? आंसर आएगा प्रोटीन। प्रोटीन मल्टीपर्पस काम कर सकता है।
सेल साइकिल और सेल डिवीजन, सेल साइकिल और सेल डिवीजन में क्या लिखा है, सेल साइकिल डज नॉट स्टॉप विद द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ऑर्गेनिज्म, कह रहा है जब कोई ऑर्गेनिज्म मैच्योर भी हो जाता है तो भी सेल साइकिल नहीं रुकती, सही बात है, लेकिन लिखा है कंटिन्यू होती है लाइफ साइकिल तक, यानी अगर हम लोग में कट लग जाए तो सेल डिवीजन होने लगेगा, इसका मतलब सेल डिवीजन कभी नहीं रुकता, सेल डिवीजन मैच्योर वाले ऑर्गेनिज्म में भी होगा और लाइफ साइकिल के दौरान होता रहेगा, जब जरूरत पड़ेगी तब। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेली डुप्लीकेट अकर्स ड्यूरिंग द दिस फेज, यानी कि बहुत सारे जो है ना वो जीवन फेज की बात कर रहा है, जीवन फेज में जो सेल साइकिल है वो कभी स्टॉप नहीं करती, मतलब सेल डिवीजन डज नॉट स्टॉप, ये पॉइंट था जीवन के लिए, और लिखा है मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेली, ये क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं किसमें, जीवन में, और एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है और क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन होता है, ये वर्ड आपके लिए यूनिक है, सबको पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है, पर डीएनए से ही तो क्रोमोसोम बने होते हैं, तो क्रोमोसोम डुप्लीकेशन भी हो जाता है, ये सब यहाँ पूछा जा सकता है। G2 में क्या होता है, G2 में बचे कुछ सेल ऑर्गेनेली डबल हो जाते हैं और साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है, देखो लिखा है ये पॉइंट है, G2 फेज इज द पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, ये सब समरी से लिया गया बच्चों। सेल साइकिल के कुछ और पॉइंट है, वंस द क्रोमैटिड रीच टू पोल, कह रहा अगर क्रोमैटिड इस पोल पे पहुंच गया तो क्रोमोसोम इलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये देखो ये नया पॉइंट, क्रोमोसोमल इलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा, और ये हमें पहले से पता है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी, इस फेज का नाम होगा टीलोफेज, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए क्रोमोसोमल इलोंगेशन किस फेज में होता है, जबकि मेन चैप्टर में ऐसा नहीं दिया हुआ है, क्रोमोसोमल इलोंगेशन होता है टीलोफेज में। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ CO2, CO2 जो होता है, जब CO2 लेता है और उसके बाद पत्तियों से ले लेता है स्टोमेटा द्वारा, ठीक है, ये मेन वाले चैप्टर में बहुत क्लियर नहीं किया, तो स्टोमेटा द्वारा लेता है और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट बना लेता है, प्रिंसिपली क्या बनाता है, ग्लूकोज और फिर स्टार्च बना लेता है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पौधा खाना किस रूप में बनाता है, ग्लूकोज, ले किस रूप में जाता है, सुक्रोज, स्टोर किस रूप में करता है, स्टार्च। पहली बार ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टार्च के बनाने की पुष्टि की थी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। विद इन द क्लोरोप्लास्ट, ये प्रक्रिया कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है प्रक्रिया। द मेम्ब्रेन्स आर साइट फॉर द लाइट रिएक्शन, यानी मेम्ब्रेनस सिस्टम यानी थैलेकॉइड की बात कर रहा है, ठीक है, थैलेकॉइड, ग्रेना और स्ट्रोमा लेवल की बात कर रहा है, यहाँ लाइट रिएक्शन होती है, जबकि कीमोसिंथेटिक पाथवे, ये देखो बहुत क्लियर नहीं किया है, कीमोसिंथेटिक पाथवे कहाँ होता है, स्ट्रोमा में, अगर ये लाइन पूछ लेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सेम लाइन एनसीईआरटी के मेन चैप्टर में नहीं दी हुई है, सबरी में दी हुई है, बताओ कीमोसिंथेटिक पाथवे कहाँ होता है, तो आंसर बताएंगे हम लोग स्ट्रोमा, कीमोसिंथेटिक का मतलब जहां खाना बनेगा। रूबिस्को कैटालाइज करता है वेस्टफुल ऑक्सीजनेशन रिएक्शन, अब वेस्टफुल ऑक्सीजनेशन रिएक्शन मेन चैप्टर में दिया ही नहीं है, तो मेन चैप्टर में नहीं दिया है, एक्चुअली रूबिस्को डुअल नेचर का होता है, जब तक वो CO2 रिसीव करता है तब तक तो वो यूजफुल साइकिल चलाता है, और जैसे ही उसने O2 रिसीव कर लिया वो वेस्टफुल साइकिल चलाएगा, अगर वेस्टफुल साइकिल चलाएगा तो C3 प्लांट में वेस्टफुल साइकिल चलती है, इसी साइकिल को फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल भी कहते हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है क्या C4 पौधे में भी वेस्टफुल साइकिल चलती है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसकी समरी में बच्चों कुछ यूनिक पॉइंट मुझे लगे, growth may not be and generally not sustained at high rate throughout the life of cell tissue organ and organ system, growth may not and generally not sustain at high rate of throughout the life cell tissue organ या organism, मतलब growth rate हमेशा के लिए नहीं होती है, हमेशा सस्टेन नहीं रहती है, with higher rate यानी रेट स्लो हो सकती है, ठीक है, एक ये यूनिक पॉइंट है। one can define three principal phase of growth, ये हमने पढ़ा था, लैग, लॉग और सेनेसेंस फेज नहीं बोला था एनसीईआरटी ने, तो सेनेसेंस फेज भी, लैग, लॉग और सेनेसेंस हम लोगों ने पढ़ा था, लैग, लॉग, स्टेशनरी फेज, यहाँ पे है सेनेसेंस फेज यानी वर्ल्ड। प्लांट एग्जिबिट प्लास्टिसिटी, ये तो हमने पढ़ा था, पर वो कब होता है, डेवलपमेंट के समय, ये यूनिक पॉइंट है कि प्लांट प्लास्टिसिटी कब शो करता है, ग्रोथ के समय कि डेवलपमेंट के समय, आंसर आएगा डेवलपमेंट के समय, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समरी का। नेक्स्ट है बच्चों ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस या गैसेस एक्सचेंज, रेस्पिरेटरी रिदम इज मेंटेन्ड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन, अब यहां से क्वेश्चन आ सकता है ब्रेन के किस हिस्से में होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन की हाइड ब्रेन, आप बताओ कहां से होगा, हाइड ब्रेन में, क्योंकि हाइड ब्रेन का ही पार्ट है मेडुला। अब न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि वो हाइड ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है, वहां पे पोन्स होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहां होता है, पोन्स में, और उसके बाद ये किसका पार्ट है, ब्रेन का, किस ब्रेन का पार्ट है, तो हिंड ब्रेन का पार्ट है, वहीं पर कीमोसेंसिटिव एरिया भी होता है, कहां होता है, इन मेडुला, और ये क्या कर सकता है, कैन अल्टर द रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, यानी न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है और वो कीमोसेंसिटिव एरिया जो होता है मेडुला में, वो क्या करता है, अल्टर द रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, यानी रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को अल्टर कर सकता है, यानी सांस की जो रेट है उसको घटा या बढ़ा सकता है। फिर अगला चैप्टर है बच्चों बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से, ऑल वर्टिब्रेट्स एंड फ्यू इनवर्टिब्रेट्स हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे वर्टिब्रेट्स में और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समरी का। और ऐसे नोड, तो ऐसे नोड क्या करता है, पेस को मेंटेन करता है, किसके पेस को मेंटेन करता है, हार्ट के धड़कन को मेंटेन करता है, इसीलिए उसे पेस मेकर कहते हैं। और हार्ट कैसा होता है, हार्ट ऑटो एक्साइटेबल होता है, लेकिन फंक्शन कैन बी मॉडरेट, यानी फंक्शन को बदला जा सकता है, किसकी एक्टिविटी से, नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी से कि हार्मोनल सिस्टम की एक्टिविटी से कि बोथ की एक्टिविटी से, आंसर आएगा बोथ, तो यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है समरी का, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। excretory product and their elimination, excretory product और their elimination भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने निकाले हैं। देखिए फिल्ट्रेशन इज नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस, मेन चैप्टर में नहीं दिया है, फिल्ट्रेशन इज नॉन सेलेक्टिव, जबकि पता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन ये दोनों सेलेक्टिव प्रोसेस है, उसमें एनर्जी खर्च होगी, इसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है, और ये ग्लोमेरुलस से होती है, यूजिंग अ ग्लोमेरुलस कैपिलरी ब्लड प्रेशर, इसलिए ग्लोमेरुलस का ब्लड प्रेशर काम आता है।
ठीक है। अच्छा देखो HL लिखा है एनसीईआरटी ने समरी में, HL मतलब लूप ऑफ हेनले, किस शेप का होता है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। तो हेनले लूप ट्राइबली हेल्प इन ऑस्मोलर ऑस्मोलर ग्रेडियंट, यानी ऑस्मोलर ग्रेडियंट को मेंटेन करता है। 300 से ऑस्मोलरिटी कितनी कर देता है 1200, यानी कितनी गुना बढ़ा देता है 4 गुना बढ़ा देता है। कहां बढ़ा देता है? किडनी के इंटरस्टिशियम में। इंटरस्टिशियम का मतलब हो गया मेडुला के डीप पार्ट में। फिर अगला पॉइंट है बच्चों लोकोमोशन एंड मूवमेंट से। यहां देखो एक बड़ा यूनिक पॉइंट मुझे मिला, यहां एक यूनिक पॉइंट मुझे मिला, मसल इज द एनाटॉमिकल यूनिट। देखिए यहाँ क्या बोला है, यहाँ ये यूनिक पॉइंट है, मसल फाइबर इज एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल, जबकि वहां बोला था स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द मसल, यहाँ बोला है एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल। तो स्ट्रक्चरल यूनिट भी होता है और फंक्शनल यूनिट भी होता है और एनाटॉमिकल यूनिट भी होता है। और मोटर न्यूरॉन कैरी सिग्नल टू मसल फाइबर व्हिच जनरेट एक्शन पोटेंशियल, यानी मोटर न्यूरॉन से मसल में इंपल्स आती है या फिर सेंसरी न्यूरॉन से, तो मोटर न्यूरॉन से आती है। दिस कॉज रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन कहां से निकलता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि ईआर का मॉडिफिकेशन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन है। कैल्शियम आयन एक्टिवेट कर देता है एक्टिन को। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आ सकता है, कैल्शियम आयन किसको एक्टिवेट करता है? मायोसिन को कि एक्टिन को? एक्टिन को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। व्हिच बाइंड द मायोसिन हेड ऑफ फॉर्म क्रॉस ब्रिज, जब एक्टिन कैल्शियम आयन आया, एक्टिन को एक्टिवेट किया, एक्टिन मायोसिन से जुड़ गया और दोनों के मिल जाने से क्रॉस ब्रिज बन गया, और इसी क्रॉस ब्रिज के बन जाने की वजह से अब एक्टिन स्लाइड होने लगा, एक्टिन खींचने लगा, ठीक है, और स्लाइड होकर के मायोसिन के ऊपर आने लगा। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है या थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट पे स्लाइड करता है। दोनों में से कौन सी बात सही है? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें भी मुझे दो तीन पॉइंट्स यूनिक मिले। नर्व इंपल्स, nerve impulse is conducted along with the axon membrane in the form of wave। इन्होंने एक नई बात लिखी है कि नर्व इंपल्स जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। और वेव ऑफ क्या? डीपोलराइजेशन की पोलराइजेशन, कह रहा डीपोलराइजेशन के रूप में भी जा सकती है, डीपोलराइजेशन के रूप में भी जा सकती है, यानी इंपल्स कंडक्शन कैसे होती है? वेव के रूप में। वेव ऑफ किसका? डीपोलराइजेशन की, रीपोलराइजेशन की, दोनों आंसर आएगा बोथ। देखो मिड ब्रेन का काम होता है रिसीव एंड इंटीग्रेट विजुअल टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट। बहुत यूनिक पॉइंट है, ये मेन चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, समरी का स्पेशल पॉइंट है कि मिड ब्रेन रिसीव करता है विजुअल यानी देखने से, ठीक है, टैक्टाइल यानी टच से, ऑडिटरी यानी सुनने से, इनके लिए इनपुट यहाँ पे आते हैं। cerebellum integrate information received from the semicircular canal of ear, हमारे कान में होती है सेमीसर्कुलर कैनाल, जो कि हमारे सिलेबस से हट गया, लेकिन समरी में भी दिया हुआ है, इसके नई वाली एनसीईआरटी में समरी में दिया हुआ है, देख लेना ये पॉइंट। सेरिबेलम जो होता है इंटीग्रेट करता है इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, जो कहां से आती है? सेमीसर्कुलर कैनाल ऑफ ईयर एंड ऑडिटरी सिस्टम, और सुनने वाले सिस्टम से जो आती है, जो सुनने वाले सिस्टम से आती है और जो सेमीसर्कुलर कैनाल से आती है, उन दोनों से ये उसको इंपल्स को रिसीव करेगा और इसके बाद ही हमें हमारी बॉडी को बैलेंस करता है। और हमारे ईयर का इसीलिए प्राइमरी काम क्या होता है? बैलेंसिंग। और बैलेंसिंग कहां से कंट्रोल होती है? सेरिब्रम की सेरिबेलम, आंसर आएगा सेरिबेलम। लास्ट चैप्टर बच्चों केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन में कौन सा पॉइंट है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, जो पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं, रेगुलेटेड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक टिश्यू। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये मेन वाले चैप्टर में लिख दिया हुआ डायरेक्टली। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ को कंट्रोल करती है और डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है, कहां? सोमैटिक टिश्यू। एंड द एक्टिविटी ऑफ पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड? पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब अपने आसपास की जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं लगभग उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेती है। और थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन निकालता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके लिए, बीएमआर के लिए आया हुआ क्वेश्चन है, बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट। फिर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तभी तो आपने देखा होगा कि जो थायराइड रिटिनिस के केस में ये कम निकलने लगता है, कम निकलने की वजह से बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है और बच्चे का आईक्यू लो हो जाता है और बच्चा डीप और म्यूटेशन याद करिए। और एंथ्रोपोइसिस को भी सपोर्ट करता है, यानी आरबीसी फॉर्मेशन को भी सपोर्ट करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट सबको कंट्रोल करता है। लेकिन देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल कर रहा है, ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। जबकि और लोगों को लगता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल नहीं करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ यूनिक पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए, ठीक है। एक और लास्ट पॉइंट है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, यानी आयोडीन की जो डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इसकी कमी से होता है डायबिटीज मेलाइटस, सबको पता है। जबकि डायबिटीज इंसिपिडस किसकी कमी से होता है? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। यहाँ नया पॉइंट क्या है बच्चों? देखो ये लिखा हुआ है डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, ये कॉज करता है डायबिटीज मेलाइटस, लेकिन कभी-कभी इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण भी, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण भी डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। ये समरी का यूनिक पॉइंट है बच्चों। तो ये आज हम लोगों ने सारे यूनिक पॉइंट कर लिए क्लास 11 की एनसीईआरटी के समरी से, जहां से क्वेश्चन के पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। बच्चों बी हैप्पी, कूल रहिए, बिल्कुल घबराइए नहीं। चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करिए, इससे हम लोगों का उत्साह बढ़ता है। गुड लक।